भाई आपका फिर से स्वागत है। मैं अमरीश। 22 अक्टूबर साल 2008 इंडिया के द्वारा चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च किया जाता है। चांद पर पहुंचकर ये स्पेस क्राफ्ट कुछ ऐसी चीज़ों की खोज करता है जिसको लेकर दुनिया भर में हेडलाइंस छप जाती हैं। वाटर ऑफ द मून चंद्रयान 1 पहली बार इसका ठोस सबूत लाता है दुनिया के सामने कि चांद पर पानी मौजूद है। स्पेसिफिकली कहा जाए तो चांद के साउथ पोल के एरिया में मौजूद है। इस खबर को देखकर दुनिया भर के देशों में चांद को एक्सप्लोर करने का क्रेज फिर से जाग उठा। अमेरिका और चाइना के द्वारा रेगुलरली मून पे मिशन भेजे जाते हैं। इजराइल कोशिश करता है चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की। इसके अलावा जापान, यूरोप और रसिया के द्वारा भी कई लूनार मिशन प्लान किए जाते हैं। लेकिन आज दुनिया की नज़र है इंडिया के चंद्रयान 3 मिशन पर। आखिर कौन सी नई खोज चंद्रयान 3 का मिशन करेगा और चंद्रयान 2 का मिशन क्यों फेल हो गया, आइए जानते हैं आज इस वीडियो। Chandrayaan 3 mission aims to touch down on the moon's largely unexplored south pole. मून मिशन यानी चांद पर भेजे जाने वाले मिशन 5-6 अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। सन 1950 में पहली बार था जब इंसानों ने चांद पर मिशन भेजना शुरू किए और तब से लेकर अब तक टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इम्प्रूव होती गई है, इन मिशन की कॉम्प्लेक्सिटी भी उतनी ही बढ़ती गई है। सबसे पहले सिंपल टाइप के मिशन होते हैं फ्लाई बाय मिशन। इसमें एक स्पेसक्राफ्ट को भेजा जाता है स्पेस में, चांद के पास से गुजरे, यानी चांद के चारों ओर ये गोल गोल नहीं घूमे बल्कि चांद के पास से उड़कर ये बगल से निकल कर जाए। सबसे पहला सक्सेसफुल फ्लाई बाय मिशन सोवियत यूनियन के द्वारा लॉन्च किया गया था जनवरी 1959 में। जब इसका स्पेसक्राफ्ट लूना 1 चांद के बगल से गुजरा था, इसके 2 महीने बाद अमेरिका ने अपना पहला सक्सेसफुल फ्लाई बाय मिशन लॉन्च किया मार्च 1959 में। इसका नाम था पायनियर 4। इसका मकसद था कि दूर से ही चांद को स्टडी करना। अक्टूबर 1959 में जब सोवियत यूनियन लूना 3 लॉन्च करता है, तब हमें पहली बार चांद की एक फ़ोटो देखने को मिलती है करीब से। आज के दिन फ्लाई बाय मिशन तभी किए जाते हैं जब किसी और मिशन के रास्ते में चांद दिख रहा हो। लेकिन चांद को ही अगर स्पेसिफिकली जांचना है तो आती है अगली कैटेगरी, जिसे ऑर्बिटर मिशन बुलाया जाता है। इसमें स्पेसक्राफ्ट चांद के पास आकर चांद के ऑर्बिट में गोल गोल चक्कर लगाते हैं। इसे लूनार ऑर्बिट कहा जाता है और यहाँ से ये चांद के सरफेस और एटमॉस्फेयर को स्टडी करते हैं। टिल डेट 40 से ज़्यादा सक्सेसफुल ऑर्बिटर मिशन हो चुके हैं और आज के दिन तक ये मोस्ट कॉमन मून मिशन का टाइप है। सबसे पहला सक्सेसफुल ऑर्बिटर मिशन किया गया था एक बार फिर से सोवियत यूनियन के द्वारा लूना 10 साल 1966 में। इसके बाद आती है अगली कैटेगरी इम्पैक्ट मिशन की। ये मिशन ऑर्बिटल मिशन का ही एक एक्सटेंशन होते हैं। यहाँ एक मेन स्पेसक्राफ्ट चांद के अराउंड ऑर्बिट करते रहता है, लेकिन स्पेसक्राफ्ट एक हिस्सा डिटैच होकर चांद पर जाकर क्रैश लैंड करता है। क्योंकि क्रैश लैंडिंग के वक्त ये मून से इम्पैक्ट कर रहा है, इसलिए इस मिशन को इम्पैक्ट मिशन बुलाया जाता है। चंद्रयान 1 ये हमारा एक इम्पैक्ट मिशन था। जो हिस्सा स्पेसक्राफ्ट का अलग होकर चांद पर जाकर क्रैश लैंडिंग करता है उसे मून इम्पैक्ट प्रोब कहा जाता है। चंद्रयान 1 के मून इम्पैक्ट प्रोब में एक इंस्ट्रूमेंट लगा था, चंद्रास एल्टीट्यूड कंपोजिशन एक्सप्लोरर, शॉर्ट में इसे चेस कहा जाता था। एक मास स्पेक्ट्रोमीटर था जो हर 4 सेकंड में रीडिंग लेता रहता था। जैसे जैसे ये चांद के करीब आ रहा था क्रैश लैंड करने के लिए, और इसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से हमें पता चला कि चांद की एटमॉस्फेयर में पानी मौजूद है। मून इम्पैक्ट जाकर चांद पर ये क्रेटर हैं जो चुना गया था और जो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट है उसे नाम दिया गया जवाहर पॉइंट। चंद्रयान 1 में एक ऑर्बिटर भी था जो अपना ऑर्बिटर मिशन अलग से कर रहा था। ऑब्वियसली ऑर्बिटर के बिना मून इम्पैक्ट प्रोब लॉन्च भी नहीं किया जा सकता। इस ऑर्बिटर में नासा का एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ था, मून मिनरोलॉजी मैपर MP3। जब मून इम्पैक्ट प्रोब जाकर क्रैश लैंड किया चांद पर, तो चांद पर मौजूद कुछ मिट्टी हवा में उड़ी। उस मिट्टी को लूनार सॉइल को एनालाइज किया गया।
इस इंस्ट्रूमेंट ने और इसी एनालाइज के बाद कंफर्म हुआ कि चांद की मिट्टी में भी पानी मौजूद है। चौथी कैटेगरी आती है मून मिशन लैंडर मिशन। यहाँ पर स्पेसक्राफ्ट के एक हिस्से को चांद पर भेजा जाता है सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए। क्रैश नहीं करना, आराम से उतरना है ताकि चांद पर लैंड कर सके। स्पेसक्राफ्ट को जो हिस्सा लैंड करता है उसे यूजुअली लैंडर कहा जाता है। ये करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है और जब अमेरिका और सोवियत यूनियन पहली बार ट्राई किए ये करने का तो पहले 15 अटैम्प्ट में वो फेल रहे। 15 अटैम्प्ट मायने रखता है। सन 1966 में पहला सक्सेसफुल अटैम्प्ट किया जाता है। एक बार फिर से सोवियत यूनियन के द्वारा इसके लूना 9 मिशन के द्वारा दुनिया की पहली सक्सेसफुल लैंडिंग भी मून पर और इसी स्पेसक्राफ्ट ने पहली फ़ोटो खींची चांद के सरफेस की। ये फ़ोटो कुछ ऐसी दिखती थी। ज़्यादा हाई क्वालिटी की फ़ोटो एक्सपेक्ट मत करो। ये 1966 की है। आमतौर पे ये जो लैंडर्स होते हैं ये काफ़ी बल्की होते हैं, बहुत ही हैवी और बड़े होते हैं। तो ये चांद पे लैंड करके बस रुक जाते हैं, वहीं पर हिलते नहीं हैं। इसके बाद अगर वह चांद के ऊपर जाकर हिलना है, मूव करना है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैटेगरी आती है मून मिशन की, जो कि ये रोवर मिशन। रोवर ये छोटे से रोबोट होते हैं जिसमें पहिए लगे होते हैं ताकि ये लैंडर से बाहर निकलकर सरफेस पर मूव कर पाएँ। रोवर्स की मदद से डायरेक्ट कांटेक्ट बनाया जा सकता है। चांद के सरफेस पर पहला सक्सेसफुल रोवर चांद पर भेजा गया था नवंबर 1970 में और सोवियत यूनियन ने किया था। इसके बाद आखिरी कैटेगरी आती है मून मिशन की, ह्यूमन मिशन, जहां पर इंसानों को लैंडर में बिठाकर मून पे उतारा जाता है और रोवर की जगह इंसान पैरों का इस्तेमाल करके ज़मीन पर कदम रखते हैं। ये ऐसी चीज़ थी कि अमेरिका ने सोवियत यूनियन से पहले कर ली 1969 में, जब नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार चांद पर कदम रखा। नासा के द्वारा आखिरी ह्यूमन मून मिशन भेजा गया था 1972 में। तब से लेके अब तक किसी चांद पर कदम नहीं रखा और टोटल 12 लोग ने ही चांद पर किए ज़मीन पर कदम रखा। ये सारे लोग नासा के थे। चंद्रयान 2 का मिशन यहाँ पे एक रोवर मिशन के तौर पर प्लान किया गया था। अगर वो मिशन एज पर प्लान जाता तो विक्रम लैंडर को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी और उसके अंदर प्रज्ञान नाम का एक रोवर होता जो चांद पर उतरता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। लेकिन 6 सितंबर 2019 चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर उतर रहा था, सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी कर रहा था। वो अचानक से जाके क्रैश लैंड कर जाता है। नवंबर 2019 में निकली फेलियर कमेटी रिपोर्ट मुताबिक एक्सीडेंट ये एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से हुआ था। असल में विक्रम एक्चुअली फ़ोटो लेकर डिसाइड करना था कि एक्चुअली लैंडिंग स्पॉट कहाँ होगी, लेकिन फ़ोटो लेने के लिए कभी भी वो स्टेबल हो ही नहीं सका जब उसने अपनी डायरेक्शन। और यहाँ विक्रम सॉफ्टवेयर में भी एक लिमिट लगाई गई थी कि वो कितना तेज घूम सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम एक्यूमुलेट हुई और इसी के वजह से अल्टीमेटली विक्रम क्रैश लैंड कर गया। हम अभी इतना ही जानते हैं। अब चंद्रयान 3 की बात करते हैं। तो इसे लॉन्च किया गया उसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव चंद्रयान 2 नहीं कर सका। कुछ गलती होने की गुंजाइश कम रखने के लिए काफ़ी सारी मॉडिफिकेशन करी गई। पहले जो लैंडिंग एरिया है उसे और बढ़ा कर दिया गया। जहां चंद्रयान 2 के लिए 500 बाई 500 मीटर का पैच था, वहीं इस बार चंद्रयान 3 के लिए 4 बाई 2.4 किलोमीटर की एरिया में कहीं भी लैंड कर सकता है। ये पिछली बारी से ऑलमोस्ट 40 गुना बड़ा एरिया है। दूसरा, चंद्रयान 3 में मौजूद विक्रम लैंडर को इस बारी ज़्यादा फ्यूल दिया गया है ताकि वह ज़्यादा देर तक हवा में रह पाए और सही लैंडिंग साइट कर पाए। तीसरा, सॉफ्टवेयर अपग्रेड किए गए हैं ताकि विक्रम
ज़्यादा तेज़ी से घूम पाए अगर ज़रूरत पड़े तो। और चौथा, विक्रम को खाली फोटो पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। लैंडिंग करने के लिए चंद्रयान 2 का जो मिशन था उसे आधा सक्सेस बताया जाता है। आधा सक्सेस इसलिए क्योंकि चंद्रयान 2 में जो भेजा गया ऑर्बिटर था वो अभी भी काम कर रहा है। इनफैक्ट आज के दिन तक चांद के अराउंड गोल गोल घूम के ऑर्बिट कर रहा है। तो चंद्रयान 2 के इस ऑर्बिटर ने जो हाई रिजोल्यूशन इमेज ली है उन्हें इस नए विक्रम में फीड किया गया है ताकि इसकी लैंडिंग की जगह सही से डिसाइड कर जा सके। और विक्रम लैंडर का जो डिज़ाइन है चंद्रयान 3 में वो मोर और लेस है चंद्रयान 2 से, लेकिन थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करी गई है। जैसे कि इसके पैर हैं, इसको और मजबूत बनाया गया है और ज़्यादा सोलार सेल्स लगाए गए हैं, पर और सेंसर हैं वो इम्प्रूव किए गए हैं। चंद्रयान 2 की तरह चंद्रयान 3 का मिशन ऑब्जेक्टिव वही है कि चांद के साउथ पोल पर लैंड करना और एक रोवर उतारना। अब जो लैंडिंग साइट है 70 डिग्री साउथ है, जहां पर कई सारे क्रेटर्स मौजूद हैं जो हमेशा शेड में रहते हैं। कभी कोई धूप नहीं पड़ती और इसलिए माना जाता है कि उन क्रेटर्स के अंदर कुछ बर्फ मौजूद हो सकती है। यहाँ मेंशन करना जरूरी है कि जब रोवर उतारा जाएगा चंद्रयान 3 के द्वारा चांद पर, तो उसे सिर्फ एक लूनार डे का समय मिलेगा अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए। एक लूनार डे धरती के करीब 1 महीने जितना होता है। तो इस हिसाब से अब मून पर लैंडिंग करने का समय आएगा 23 से 24 अगस्त को, ये माना जाता है। तब से केवल 14 दिन का ही समय मिलेगा रोवर को सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, क्योंकि चंद्रयान 3 में मौजूद जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो लूनार नाइट्स के नहीं बने। जब चांद पर रात होती है तो टेम्परेचर बहुत नीचे गिर जाता है, -232 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर नीचे जा सकता है। तो इतनी ठंड में कोई इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करेगा। इसलिए हमारे इसरो के चीफ ने भी कहा है कि हम चाहते हैं कि लैंडिंग तब हो जब चांद पे सूरज निकल रहा हो तब। ये लेकर हमें 14 से 15 दिन तक का समय मिलेगा काम करने के लिए। और अगर लैंडिंग 23 और 24 अगस्त के अराउंड नहीं हो पाई तो हम 1 महीना और वेट करेंगे, सितंबर में लैंड कराएंगे। इंस्ट्रूमेंट की बात करी जाए तो विक्रम लैंडर का वजन 1750 किलो और रोवर का वजन 26 किलो है। रोवर का नाम एक बार फिर से प्रज्ञान ही रखा गया। टोटल 3 मॉड्यूल्स लगे हैं चंद्रयान 3 में, एक लैंडर मॉड्यूल, एक रोवर मॉड्यूल्स और एक प्रोपल्सन मॉड्यूल्स। लैंडर और रोवर का मकसद जानते ही हैं। प्रोपल्सन मॉड्यूल्स का यहाँ पे मतलब है चंद्रयान को धरती के ऑर्बिट से बाहर निकलना और चांद की तरफ भेजना। इस प्रोपल्सन मॉड्यूल्स की मदद से ये लैंडर और रोवर पहले चांद के ऑर्बिट में आएंगे और जब ये 100 किलोमीटर के रेडियस में आ गए तब इन्हें लैंडिंग के लिए उतारा जाएगा। इस मिशन में कोई ऑर्बिटर मॉड्यूल्स नहीं है क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर्स काम कर रहा है और उसे ही दोबारा यूज़ किया जाएगा। लेकिन प्रोपल्सन मॉड्यूल्स जो है वो भी चांद के अराउंड 3 से 6 महीने तक चक्कर गोल गोल लगाते रहेगा, मून के ऑर्बिट में ही रहेगा। उसका यहाँ पर कोई इस्तेमाल किया जाएगा, गोल गोल लगाते रहेगा, मून के ऑर्बिट में ही रहेगा। उसका यहाँ पर कोई इस्तेमाल किया जाएगा कम्युनिकेशन पर्पस के लिए और बाकी रीडिंग लेने के लिए। इस प्रोपल्सन मॉड्यूल्स में एक इंस्ट्रूमेंट लगा है स्पेक्ट्रोपोलीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। इसका शॉर्ट फॉर्म सेप। ये छोटे छोटे एक्सो प्लैनेट्स की खोज करेगा। स्पेस में विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर लगे हुए इंस्ट्रूमेंट पर बात करी जाए तो वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। प्रज्ञान पर 2 इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, LIBS एंड APXS।
LIBS का फुल फॉर्म है लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। ये चांद की मिट्टी का केमिकल एनालाइज करेगा कि कौन कौन से मिनरल चांद की मिट्टी में पाए जाते हैं। और दूसरा APXS का फुल फॉर्म है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये चांद पर मौजूद पत्थरों के लिए यही करेगा। जब प्रज्ञान ये काम करेगा तो विक्रम लैंडर उसकी कुछ फ़ोटो भी खींच रहा होगा और ये फ़ोटोज़ हमें जल्द ही देखने को मिल सकती है, अगर सब कुछ सही जाता है, प्लान के अकॉर्डिंग जाता है तो, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ सब कुछ सही जाए। विक्रम लैंडर पे खुद 4 इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। पहला है रामभा, इसका फुल फॉर्म है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। ये लेज़र बीम के जरिए चांद पर मौजूद कुछ छोटे मोटे पत्थरों को पिघलाने की कोशिश करेगा और जो गैस उससे रिलीज होगी उसे एनालाइज करेगा। और दूसरा है चेस्ट, फुल फॉर्म चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। ये थर्मल प्रॉपर्टीज मेजर करेगा, कितना तापमान है साउथ पोल मून की। तीसरा है इल्सा, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। ये मेज़र करेगा कि मून पर कितने मून क्वेक्स होते हैं। इससे हम चांद क्रस्ट और मेंटल स्ट्रक्चर को भी समझ पाएंगे। और चौथा इंस्ट्रूमेंट नासा की देन है LRA, लेज़र रेट्रो रिफ्लेक्टर अरे। ये लेज़र के जरिए धरती से सिग्नल बाउंस करेगा। इसकी मदद से साइंटिस्ट एग्जैक्ट डिस्टेंस पता कर पाएंगे कि विक्रम लैंडर कहाँ पे लैंड किया है और चांद की रेंज क्या है, क्योंकि 5 और ऐसी रेट्रोफ्लेक्टर्स ऑलरेडी चांद पर मौजूद हैं जो एग्जैक्ट डिस्टेंस पता लगा पाएंगे। चांद पर प्रोपल्सन मॉड्यूल्स के इंस्ट्रूमेंट को इंक्लूड करके टोटल में 7 इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। चंद्रयान 3 में इन 7 इंस्ट्रूमेंट को पेलोड्स भी कर सकते हो, लेकिन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के अलावा यहाँ पर प्राइड का भी सवाल है। अगर ये मिशन सक्सेसफुल रहता है तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी जीत होगी। इंडिया चौथा देश बन जाएगा सोवियत यूनियन, अमेरिका और चाइना के बाद चांद पर सॉफ्टली लैंडिंग करने वाला।